सभी को यथाउचित अभिवादन करते हुए अपनी बात को प्रारंभ कर रहा हूँ। तो आज का जो विषय है वो पांच तत्व द्वारा शरीर के जो विकार हैं उनको कैसे दूर किया जाए, पांच तत्वों का सात चक्रों से शरीर में क्या संबंध है, सात चक्रों के बीज मंत्र क्या हैं, और पांच तत्वों से होने वाली कमी से कौन कौन सी बीमारियां होती हैं तथा उनका निदान, उनकी चिकित्सा कैसे की जाए प्राकृतिक तरीके से। अपना जो भौतिक शरीर है ये पांच तत्वों से बना हुआ है। क्षिति जल पावक गगन शरीरा पंच रचित अधम शरीरा, ये बात सभी को विदित है। वह पांच तत्व कौन कौन से हैं इस पे पिछले सेमिनार में चर्चा की थी, मगर फिर से थोड़ा सा बता देते हैं कि आकाश तत्व, आकाश तत्व जो है वो पहला तत्व है जिसमें स्वर या शब्द शक्ति प्राप्त होती है। आकाश तत्व का संबंध विशुद्धि चक्र से होता है। अब पहले आपको सात चक्रों के बारे में बता दें। भारतीय योग शिक्षा पद्धति में दो तरह की शिक्षाएं मिलती हैं, एक तंत्र योग की और एक पतंजलि योग की। तंत्र योग में सातों चक्रों को ऊपर से नीचे की ओर गिना जाता है और हठ योग में नीचे से ऊपर की ओर। तो पहला चक्र कुंडलनी चक्र या मूलाधार चक्र जिसे कहते हैं, दूसरा चक्र स्वादिष्ठान चक्र, तीसरा मणिपुर, चौथा अनाहत, पांचवा विशुद्धि, छठवां आज्ञा चक्र और सातवां सहस्त्रार चक्र। तो ये तो हठ योग में या पतंजलि योग में इनको इस तरह से गिना जाता है। किंतु जो तंत्रिका तंत्र है, कि एक्चुअली तंत्र कहाँ से आया है, तंत्र की जो उत्पत्ति हुई है वो तंत्रिका तंत्र से ही हुई है। अपना भौतिक शरीर जो है ये इतना बड़ा विश्व या ब्रह्मांड जिसे कहना चाहिए, वो अपने शरीर के अंदर समाया हुआ है, जिसे अपन तंत्रिका तंत्र के नाम से जान सकते हैं। तो तंत्र की उत्पत्ति जो हुई है वो तंत्रिका तंत्र नाम से ही हुई है। इसके बाद में तंत्र विभिन्न क्षेत्रों में विभाजित हुआ है। तो ये एक्चुअली जो तंत्र का तंत्र वाला बीज मंत्र हैं वो हठयोग वाले बीज मंत्रों से बिल्कुल डिफरेंट है। बीज मंत्र हठयोग वाले हैं वो पांच तत्वों से संबंध रखते हैं, जबकि तंत्रिका तंत्र वाले बीज मंत्र हैं ये एकदम तांत्रिक बीज मंत्र हैं और इनको एक अक्षरीय श्लोक भी कहा जाता है। जैसे कि जब हम नीचे से ऊपर की ओर चलते हैं तो ध्वनि बनती है लम बम रम यम हम ओम ओम, और ऊपर से नीचे की ओर चलते हैं तो ध्वनि बनती है ओम 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 ह्रीं क्लीं हो हा हम, ये ध्वनि बनती है। ये सातों बीज मंत्र जो है ये ऊपर से नीचे की तरफ जाते हैं। अब पांच तत्वों की जो चिकित्सा है या पांच तत्वों का जो मिलन है इन चक्रों से, तो सबसे पहले तो आपको चक्रों की बनावट, चक्र हैं क्या एक्चुअली। आप यदि भौतिक शरीर को ऑपरेट करके देखेंगे तो आपको कोई चक्र नहीं दिखेगा, क्योंकि भौतिक चक्र में ये होते ही नहीं है। भौतिक शरीर में चक्रों की कोई स्थिति नहीं होती है।
जब आप सूक्ष्म शरीरों में जाएंगे तो वहां पे, जिसे आप कोई एनर्जेटिक बॉडी कहते हैं, उसके अंदर जो है चक्रों की स्थिति समझ में आएगी। चक्रों की जो स्थिति है अपनी अपनी एक धुरी है, जिस पे चक्र क्लॉकवाइज पूरा सर्किल बनाते हैं, और सातों चक्र मिलके एक बहुत बड़ा सर्किल बनाते हैं, जिस सर्किल को ही अपन आवरा एनर्जी के नाम से जानते हैं। वह सर्किल जितना बड़ा होगा उतनी बड़ी अपनी आवरा एनर्जी होगी। वह डिपेंड करता है कि पिछले जन्म के कर्म कैसे रहे हैं, पिछले जन्म में आपका आध्यात्मिक ऊंचाइयां कितनी रही हैं, इस जन्म में आपकी आध्यात्मिक ऊंचाइयां कितनी हैं, इस पे ऑरा एनर्जी डिपेंड करती है। तो आपसे बता दें कि ऑरा एनर्जी का इफेक्ट कितना पड़ता है। जैसे जो आदमी आपके सामने है वो आपसे प्रभावित हो रहा है, वो कब तक प्रभावित होगा, वो कहाँ तक प्रभावित होगा, जहां तक आपके ऑरा की डेंसिटी होगी और रेंज होगा। आपके ऑरा का रेंज 1 किलोमीटर है, 5 किलोमीटर है, या 1 फीट है, या 5 फीट है, या 1 मीटर है, वहां तक आप अगले आदमी को आकर्षित कर सकते हैं और प्रभावित कर सकते हैं। ये ऑरा का बहुत बड़ा इफेक्ट होता है। आपने कई बार देखा होगा कि भले ही वो आध्यात्मिक व्यक्ति नहीं है, कोई राजनेता है या कोई फिल्मी एक्टर है, मगर उसके ऑरा में इतना ज्यादा प्रभाव होता है कि वो सभी को आकर्षित करता है, सभी का मन मोह लेता है, या अपनी बात मानने को राजी कर लेता है। आप उससे इतने वशीभूत हो जाते हैं कि जो बात वो कहता है उससे आप मान लेते हैं। जैसे अपने मोदी जी का ऑरा है, पूरे विश्व में फैल रहा है। इसी तरह से जैसे आपने देखा हो कि कृष्ण को कौन नहीं जानता, राम को कौन नहीं जानता, भगवान परशुराम को कौन नहीं जानता, भगवान बुद्ध को कौन नहीं जानता, हनुमान को कौन नहीं जानता। इनके ऑरा इतने बृहद थे कि इनने पूरे विश्व को प्रभावित किया है। अब उस ऑरा में क्या हीलिंग कैपेसिटी होती है, ये बड़ा आश्चर्यजनक विषय है, जिसे आप एक मिस्टिक पावर कह सकते हैं। आपका ऑरा जितना बृहद होगा, आप अपने पांचों तत्व अपने शरीर से अगले आदमी के शरीर में कैसे बैलेंस करना है, ये कैपेसिटी आपके अंदर होती है। यदि इसका कहाँ उपयोग कर रहे हैं, आप राजनीति में उपयोग कर रहे हैं या हीलिंग के लिए उपयोग कर रहे हैं, ये कहाँ उपयोग कर रहे हैं, ये डिपेंड करता है आपकी मानसिकता पर और आपके विचारों पर और आपकी दैनिक क्रिया पर, कि आपका कर्म क्या है, आप अपनी एनर्जी का उपयोग कहाँ करना चाहते हो, कैसे कर रहे हैं। आप उसी एनर्जी का उपयोग यश वैभव कमाने में कर रहे हैं, या पैसा कमाने में कर रहे हैं, या राजनीति में कर रहे हैं, या ह्यूमन वेलफेयर में कर रहे हैं, अगले आदमी को हेल्प करने में कर रहे हैं, जिसे अपन डिस्टेंस थेरेपी भी कहते हैं। और ये सारा चमत्कार होता है इसी ऑरा एनर्जी के पे डिपेंड करता है। तो ये तो एनर्जी का एक सूक्ष्म परिचय जो इसके पहले सब्जेक्ट के पहले देना जरूरी था, वो हम आपको दिए हैं। अब बात करते हैं कि तंत्रिका तंत्र योग में ऊपर से नीचे की ओर क्यों जाते हैं, और हठ योग में नीचे से ऊपर की ओर क्यों जाते हैं। एक यक्ष प्रश्न है। तंत्रिका तंत्र एक ऐसी प्रक्रिया है कि जो अपने न्यूरो सिस्टम को जागृत करती है। अपने शरीर में 72,000 नाड़ियां हैं, जो कि 36,000 सुप्त है, और जो 36,000 जागृत हैं उनमें से 90% या 95% सुसुप्त हो जाती हैं।
तो जो अपने शरीर की कैपेसिटी है, वो काम करने की कैपेसिटी कितनी रहती है? 5 से 10%। साधारण आदमी की 5% ही होती है, चाहे वो माइंड की कैपेसिटी हो, चाहे शरीर की कैपेसिटी हो, चाहे हीलिंग कैपेसिटी हो, और चाहे वो कर्म, किसी भी तरह के कर्म करने की कैपेसिटी हो। किंतु जो गुरु हैं, वैज्ञानिक हैं, जो रिसर्च करते हैं, बड़े बड़े चिंतक, उनकी 6, 7, 8, 9 और लिमिट 10% तक वो अपने माइंड का प्रयोग करते हैं, अपनी एनर्जी का प्रयोग करते हैं। बाकी जो शरीर में जो ऊर्जा बनती है, उसका निष्कासन जो है नाखूनों से होता है। जब हम किसी को आशीर्वाद देते हैं या किसी को हीलिंग करते हैं, तो उस एनर्जी का प्रयोग करते हैं, उसको मोटिवेट करके और अगले आदमी को हेल्प करने के काम में लेते हैं। आप जब किसी के पैर छूते हैं और वो आपके सर पे हाथ रख के आशीर्वाद देता है, तो उसी एनर्जी के प्रभाव से आप चिरंजीव होते हैं। इस एनर्जी को कैसे 100% उपयोग में लाया जाए, ये तंत्रिका तंत्र का प्रयोग है। तंत्रिका तंत्र का मानना है कि जो चक्र जागृत है, वो दूसरे को जागृत कर सकता है। क्योंकि कुंडलनी चक्र ऑलरेडी सुप्त अवस्था में रहता है, जो पहला चक्र नीचे से ऊपर की ओर है। सोए हुए आदमी से यदि हम कहें कि आप हमें सुबह 4 बजे जगा देना, तो वो खुद सो रहा है, वो कैसे जगाएगा? यदि जो चौकीदार है, जो जाग रहा है, ये मानते हैं कि जो जागृत है, सहस्त्रागार चक्र जो है कभी सुप्त अवस्था में नहीं रहता। इतना तक कि आदमी जब कोमा में होता है तो मात्र सहस्त्रागार चक्र ही काम करता है। मरने के 17 घंटे बाद तक सहस्त्रागार चक्र गर्म रहता है और काम करता रहता है। इसलिए ऊपर से नीचे की ओर तंत्रिका तंत्र में जाते हैं और उनको दूसरे चक्रों को जागृत करने में इसका सहस्त्रागार चक्र का सहयोग लेती है। और उसका दोनों का, ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर, दोनों का ही मंत्र एक होता है, ओम ही होता है, जो आदि मंत्र है। अब ओम शब्द का कहां से आया है? अब अपन चलते हैं पंच तत्वों पे। तो जो आकाश तत्व है, वहां से स्वर मिला है, वहां पे जो है शब्द शक्ति जो मिली है, वो मिली है अपन को आकाश तत्व से। तो आकाश तत्व से संचालित होने वाले जो चक्र हैं, वो सहस्त्रागार, आज्ञा चक्र और विशुद्धि चक्र। वैसे नॉर्मली विशुद्धि चक्र को ही आकाश तत्व माना जाता है। विशुद्धि चक्र ये है, आज्ञा चक्र ये है, और सहस्त्रागार चक्र ये है। ओम मंत्र, चाहे आप लम बम रम यम हम ओम ओम में जाएं तो ओम आएगा, चाहे ओम ऐम ह्रीम क्लीम हो हा हंग इसमें जाएं तो वही आएगा। तो जो उच्चारण ओम का है, आज्ञा चक्र में ओम का उच्चारण होगा आ उ एम, ए यू एम से ओम। जबकि शास्त्रागार में इसी का उच्चारण होगा ओ। अब इसमें आप डिफरेंस देखिए, यदि आप ओ एम ओम का उच्चारण करेंगे तो वो आपको वाइब्रेशन और फीलिंग जो है वो सहस्त्रागार पे होगी, और ए यू एम से ओम का उच्चारण करेंगे तो उसकी फीलिंग आपको आगे चक्र पे होगी। हम जो बोल रहे हैं, आवाज आप तक पहुंच रही है, जो स्पेस में फ्रिक्वेंसी, जिस फ्रिक्वेंसी पे पर आवाज
मूवमेंट कर रही है, ये चमत्कार आकाश तत्व का है। बॉडी यदि थकान आती है, रिलैक्स नहीं मिलता है, नींद नहीं आती है, ये सारी बीमारियां, बहरापन है, स्वाद में कमी आ जाती है, बोलने में कमी आ जाती है, तुतलाहट है, गूंगापन है, ये तत्व आकाश तत्व और विशुद्धि चक्र का काम है। विशुद्धि चक्र थायराइड और पैराथायराइड ग्लैंड से कॉम्बिनेशन करके काम करता है। बॉडी के अंदर मोटापा, दुबलापन, मानसिक तनाव, चिड़चिड़ापन, शांत स्वभाव, ये सारी चीजें डिपेंड करता है विशुद्धि चक्र पर। थायराइड, यदि इसे आप साइंस के उसमें जाते हैं तो थायराइड यदि ज्यादा काम करेगी तो शरीर दुबला होगा। ये जो हड्डी है ये बाहर निकल आएगी, शरीर की लंबाई ज्यादा हो जाएगी, शरीर दुबला पतला रहेगा, मेटाबॉलिज्म बहुत ज्यादा काम करेगा। यदि कम काम करता है ये चक्र, शरीर मोटा होगा, जरूरत से अपेक्षाकृत नॉर्मली ठिनगा होगा, कद छोटा होगा, बुद्धि ज्यादातर मजाक की तरफ जाएगी, सीरियस नहीं होगा, वो हर चीज को मजाक में लेगा, हर चीज में लापरवाही होगी। यदि और ज्यादा काम कम करते हैं तो चिड़चिड़ाहट, गुस्सा बहुत जल्दी आना, स्वभाव में बड़ी जल्दी परिवर्तन आना, ये सारे विकार पैदा होते हैं। यदि जरूरत से ज्यादा काम करती है तो बहुत ज्यादा सीरियस होना, किसी से ज्यादा बात नहीं करना, लंबाई बहुत ज्यादा बढ़ जाना, गले की हड्डी बाहर निकल आना, ये सारे लक्षण होते हैं। इन दोनों के सामंजस्य से जो शब्द शक्ति, विशुद्धि चक्र, थायराइड, इनके सामंजस्य से बोलचाल, भाषा, शब्द उच्चारण, शब्द में मिठास या कड़वाहट, ये सारी चीजें आती हैं। आप कितने ही बड़े मकान में रह रहे हों, कितने ही आरामदायक स्थिति में हों, यदि इस तत्व की कमी होती है तो आप अपना स्पेस फील नहीं कर पाएंगे, रिलैक्स फील नहीं कर पाएंगे। अनिद्रा के लिए सबसे बड़ा उपचार जो होता है वो आकाश तत्व ही होता है और विशुद्धि चक्र ही होता है। थायराइड, मेटाबॉलिज्म, इस तरह की जितनी भी बीमारियां होती हैं वो इसी से संबंधित होती हैं। इसे जनक माना जाता है शक्तियों का, और पहली शक्ति ये ट्रांसफर दूसरे तत्व को कर देता है। तो दूसरा जो तत्व है वो वायु तत्व है, और वायु तत्व के पास में दो शक्तियां हो जाती हैं, शब्द शक्ति और स्पर्श शक्ति, और उसका चक्र जो है वो अनाहत चक्र होता है, ये हृदय पर। इसका संबंध एड्रिनल
थीमो ग्लैंड से होता है, और थाइमस ग्लैंड्स जो है, जिसे थीमोग्लैंड्स के नाम से जाना जाता है, ये खासकर बच्चों को 15 साल तक मां के रूप में पालन पोषण करती है। श्वास का लेना, हृदय का चलना, रक्त का संचार, ये सारी क्रियाएं, रोगों से बचाव, इम्यून सिस्टम का बैलेंस बना के रखना, शरीर में पांचों वायुओं का बैलेंस बना के रखना, ये अनाहत चक्र का काम होता है। भावनाएं यहां से शुरू होती है। अनाहत चक्र वायु तत्व से मिलकर काम करता है, और वायु तत्व पंच वायु पंच प्राणों को अनाहत चक्र के सहयोग से शरीर में संचालित करता है। चक्रों की एनर्जी को आप बहुत अच्छी तरह से अनुभव कर सकते हैं यदि इन मंत्रों का आप प्रयोग कर रहे हैं। ओम ऐं ह्रीं क्लीं हो हा हं, ऊपर से नीचे का सीरियल है ये। सहस्त्रागार चक्र को बगैर टच किए ही इस मंत्र का जाप करते हैं। वैसे अभी नवदुर्गा में आपने ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाई विच्चे, इस मंत्र के बारे में और इस मंत्र के विधियां और इस मंत्र के प्रभाव के बारे में आपने जरूर अध्ययन किया होगा, पढ़ा होगा। मगर इंडिविजुअल यदि ओम ऐं इसको टच करके यदि आप ह्रीं, इस वाइब्रेशन को आप फीलिंग करके इस मंत्र को जाप करिए, मात्र 2 बार ही आपको अनुभव होगा कि हाँ, आपका चक्र काम कर रहा है और चक्र की एनर्जी कैसे आपको पूरे शरीर में फैलती हुई महसूस होती है। क्योंकि तंत्र एक ऐसी विधि है कि जो इम्यून सिस्टम को इतनी जल्दी पिकअप करता है, इतनी जल्दी बढ़ाता है, इतनी जल्दी शरीर में एनर्जी स्फूर्ति ला के देता है कि आप खुद ही उसे 2 मिनट में अनुभव करेंगे कि हाँ, ये वाकई चमत्कार है। आप ओनली ऐं मंत्र का जाप करें, ऐं, स्वर नजाल, ये नाक से स्वर निकलता है इसमें, ऐं में। जिस चक्र पे आप टच कर रहे हैं, जिस चक्र का आप मंत्र जाप कर रहे हैं, स्वर वहीं से निकलना चाहिए। ओम का आप जाप करेंगे, ओ, वाइब्रेशन आपको सहस्त्रागार चक्र में ही फीलिंग होगी। ह्रीम का मंत्र का आप उच्चारण करेंगे तो विशुद्धि चक्र से ही होगा। ह्रीम, आपको वाइब्रेशन यहाँ फील होगा। आप जब टच करेंगे तो आपको लगेगा कि यहाँ वाइब्रेट हो रहा है। क्लीम मंत्र का आप जाप करेंगे तो आपको अनाहत चक्र में, हृदय में आपको उसकी फीलिंग होगी और आपको लगेगा कि एनर्जी का जो सर्किल है वो आपके पूरे शरीर में पंच वायु के साथ में मिश्रित होके वाइब्रेट कर रहा है। आप खुद करके देखिए इसे, आपको महसूस होगा कि हाँ, इसमें कितनी ताकत है। समय अवधि बहुत कम है, इसलिए इसको अपन विस्तार से न ले जाके
और इसको यही पे बताते हुए चलते हैं कि इससे इम्यून सिस्टम में जो वृद्धि आपको मिलेगी दुनिया की किसी और चीज से नहीं मिलेगी जितनी क्लीम के अंदर। क्लीम मंत्र का यदि आप वेदांतों में भी जाके देखेंगे कि ये प्रोटेक्शन मंत्र है। काली प्रोटेक्शन में भी क्लीम में आता है, काली कवच में भी क्लीम आता है, और देवी दुर्गा के मंत्रों में तो क्लीम आता ही है। क्लीम मंत्र के प्रभाव की कई कहानियां हैं, उन्हें आप देख सकते हैं और उससे समझ सकते हैं कि इससे कैसे प्रभाव हुआ होगा और ये चमत्कार कैसे घटित हुआ होगा। क्या इसके अंदर प्रभाव है, वही प्रभाव आपको अनाहत चक्र के क्लीम जाप करने में महसूस होगा। इसके बाद में चलते हैं नीचे अग्नि तत्व पे। अग्नि तत्व के पास में 3 शक्तियां हो जाती हैं, शब्द, स्पर्श और रूप। ये 3 शक्तियों से भरपूर है और मणिपुर चक्र में इसका निवास है अग्नि तत्व का। ठीक नौली के 2 अंगुल ऊपर एड्रिनल ग्लैंड से इसका संबंध होता है, और एड्रिनल ग्लैंड्स जो है ये अग्नि तत्व को प्रभावित करने वाली होती है। यदि बहुत ज्यादा काम करती है तो आपको एडवांसर की ओर ले जाती है, कम काम करती है तो आपको भीरू बना देती है, डरपोक बना देती है। जितने भी फौजी अधिकारी होते हैं या पर्वतारोही होते हैं या पायलट होते हैं जो एडवांचर काम करते हैं, उनकी ये जागृत होती है। कभी कभी इसका मिसयूज भी होता है। जितने उच्च कोटि के क्रिमिनल होते हैं उनकी भी एड्रिनल बहुत ज्यादा काम करती है। जब जरूरत से ज्यादा काम करती है तो वो उस श्रेणी में पहुंच जाती है। जब कम काम करती है तो डिप्रेशन में चला जाता है आदमी। तो अनाहत चक्र का जो तीनों का सामंजस्य है, 3 गुण हैं इसके, 3 शक्तियां हैं इसके पास में, वो आप कहाँ पे उपयोग करते हैं? रूप में करते हैं या स्पर्श में करते हैं और या फिर शब्द में करते हैं। शब्द में करते हैं तो आपकी बोलने की क्षमता, आपकी आकर्षण शक्ति। स्पर्श में करते हैं तो आपके अंदर हीलिंग क्षमता, और रूप में करते हैं तो दिखावा। क्योंकि अग्नि को आप देख सकते हैं, स्पर्श कर सकते हैं और सुन भी सकते हैं। इसके बाद आ जाता है जल तत्व, जो स्वाधिष्ठान चक्र से संबंध रखता है। और जल के पास में 4 शक्तियां हैं, शब्द, स्पर्श, रूप और रस। यहां स्वाद मिलता है, नवरस जिसे कहते हैं। विभिन्न तरह के स्वाद हैं, और जहां पे भी जो भी लिक्विड है, जो भी लिक्विड से संबंध रखता है, वो रस से संबंध रखता है। इसके अंदर क्रियात्मक सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह होता है। प्रजनन शक्ति, कुछ नया बनाने की, कुछ नया करने की वो शक्ति होती है। और इसका मंत्र होता है हा, रिलैक्सिंग। मणिपुर चक्र का मंत्र होता है हो। इनका भाषाओं से बहुत गहरा संबंध है। यदि आप विभिन्न देशों की भाषाएं देखें, फ्रेंच भाषा देखें आप, तो वो आज्ञा चक्र से बोलते हैं, जैसे बॉन्जू। फ्रेंच आप जब तक आप यहां से नहीं बोलेंगे फ्रेंच नहीं बोल सकते। डच, हॉलैंड
थॉट से बोलते हैं, इसलिए उनकी लंबाई ज्यादा होती है, आपने देखा होगा अपेक्षा। मैंने इसे प्रैक्टिकल देखा है। नेदरलैंड और फ्लामिस, डच बोलने वाले और फ्लामिस बोलने वाले, साउथ में फ्लामिस बोली जाती है। बेल्जियम में फ्लामिस बोली जाती है, आधे बेल्जियम में जो नेदरलैंड से लगा हुआ है, और नॉर्थ नेदरलैंड में डच खड़ी बोली जाती है। तो जो डच बोलने वाले हैं, जो थॉट से बोलने वाले हैं, उनकी लंबाई बहुत ज्यादा देखने में मिलती है, और जो फ्लामिस बोलने वाले हैं उनकी लंबाई कम होती है, क्योंकि फ्लामिस जो है वो पेट से और हृदय से बोली जाती है, और डच जो है वो थ्रोट से बोली जाती है। तो विशुद्धि चक्र वहां पे ज्यादा जागृत रहता है, और थायराइड बहुत ज्यादा काम करने लगती है जब आदमी यहाँ से बोलता है, चाहे आप ह्रीम मंत्र बोले या वो भाषा। अनाथ चक्र से बोलने वाली भाषा होती है स्पेनिश, इटालियन और हिंदी। इसीलिए ये तीन भाषाई लोग ज्यादा भावुक होते हैं, क्योंकि भावुकता यहाँ से आती है। हृदय, द्रवित हृदय होते हैं, बड़े ही फ्रेंडली होते हैं, हर आदमी को मदद करने वाले होते हैं। भारतीय पद्धति ये है, भारतीय सनातन विधान ये है, सर्वभवन्तु सुखिनः। मणिपुर चक्र से बोलने वाली भाषा जो है वो संस्कृत है, अद्वितीय भाषा है। संस्कृत बोलने वाला आदमी कभी डिप्रेशन में नहीं जाता, क्योंकि उसके एड्रिनल जागृत रहती है। हम आप भाग्यशाली हैं कि हम आप आधी हिंदी आधी संस्कृत बोलते हैं, तो अपने यहाँ डिप्रेशन जैसी बीमारियां बहुत कम है। जापानी भाषा वो अनाहत इससे स्वाधिष्ठान चक्र से बोलते हैं, हा, हा, इस टाइप, हा, ये साउंड में होता है। जापानी आप नहीं बोल सकते जब तक आप यहां से नहीं बोलेंगे, चाहे आप बोले थोमोदाची, ओहायो, जापानी शब्द है। मंत्र का जाप, अब जब तक आप नौली से नहीं आपकी आवाज आएगी, गायन, शास्त्रीय गायन आप तभी गा पाएंगे जब आपकी नौली से आवाज आए। हम, ये शब्द है पृथ्वी तत्व का। पृथ्वी तत्व के पास 5 शक्तियां हैं: शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध, 5 शक्तियों से। इसलिए पृथ्वी सबसे ज्यादा मजबूत होती है, सबसे ज्यादा पावरफुल होती है। और कुंडली चक्र, मूलाधार चक्र से इसका संबंध है, इस तत्व का। मूलाधार का मंत्र जो है वो है हंग, वो भी स्ट्रॉन्ग हंग, इस टाइप से। ये भाषा जर्मन भाषा आती है, क्योंकि इस सूक्ष्म शरीर से अलग है, ये स्थूल शरीर की है। कुंडलनी जो है 5 तत्व और स्थूल शरीर से पे काम करता है। तो स्थूल शरीर की भाषा इसलिए जो है, स्थूल शरीर हृष्ट पुष्ट होना, ये कुंडली चक्र का काम है। आपने जर्मन भाषा में आप बोलेंगे तो आपको कुंडली चक्र से ही ताकत लगा के बोलना पड़ेगा, तब आप बोल पाएंगे। इसलिए जर्मन लोग आपने देखे होंगे कि वो मसल्स हष्ट पुष्ट ज्यादा होते हैं, क्योंकि वो 5 तत्व की बॉडी, फिजिकल बॉडी पे ही ज्यादा बल देते हैं बोलने में। तो इस तरह से मंत्रों का प्रभाव आप बिल्कुल सटीक देख सकते हैं भाषाई
क्षेत्रों में कि मंत्र कहाँ तक और कैसे प्रभावी होते हैं। आप देखेंगे मंत्रों से जो चिकित्सा होती है, मंत्र चिकित्सा जो होती है, वो इसी पे आधार करती है। चक्रों में वाइब्रेशन पैदा करना, चक्रों को वाइब्रेट करना और उनकी कैपेसिटी बढ़ाना। गायत्री मंत्र, महामृत्युंजय मंत्र या काली कवच मंत्र, ये सारे इसी पे डिपेंड करते हैं। चाहे वो देवी मंत्र हो या शिव मंत्र हो या किसी भी तरह का मंत्र हो, उसका संबंध हमारे चक्रों की एनर्जी से रहता है और तंत्रिका तंत्र से रहता है। तंत्रिका तंत्र को जागृत करने में मंत्रों का प्रभाव बहुत होता है। जबकि हठ योग में इन्हीं 5 तत्वों के जो मंत्र हैं वो है लम बम रम यम हम ओम ओम। तो लम बम रम यम हम, ये 5 तत्व हैं। लम पृथ्वी तत्व, बम जल तत्व, रम अग्नि तत्व, रम यम रम लम बम रम यम वायु तत्व, हम आकाश तत्व। इनमें तंत्रिका तंत्र में जो अब इस मंत्र का जाप करते हैं तो एक सीरियल बनता है और एक चक्र बनता है इसका। ओम ऐं ह्रीं क्लीं हो हा हं लम बम रम यम हम ओम ओम। इस टाइप से इस मंत्र का कंटिन्यू जाप करते हैं। जब आप उन 7 चक्रों पे काम करते हो, 7 चक्रों पे काम करने से जो इम्यून सिस्टम मजबूत होता है वो वाकई मिराकुलस होता है। चूंकि आगे हम आपके सवालों के जवाब देंगे और आप सवाल इस तरह के करें कि जिसमें आपका कुछ भला हो सके, आपको हम कुछ मदद कर सके और आपकी बीमारी का निदान और चिकित्सा कर सकें। जी, अभिलाषा जी को मौका दें। नमस्कार गुरुजी, बहुत बहुत आपको शुभकामनाएं और बधाई आज नवरात्रि की। मेरा ये प्रश्न है कि आपने जैसे बताया कि थायराइड की क्रियाशीलता जो बढ़ती है और घटती है उसके अनुसार से लोगों की हाइट बढ़ती है या हाइट को कम किया जा सकता है। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि एक बार यदि हाइट किसी की कम रह गई है तो क्या हम इन प्रोसेस के माध्यम से हाइट को बढ़ा सकते हैं कि एक लिमिट होती है इसकी? बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका। एक्चुअली 18 साल से 20 साल तक की हाइट, 20 साल तक मैक्सिमम आप हाइट को बढ़ा सकते हैं, वो भी ताड़ासन और विशुद्धि चक्र पे ह्रीम मंत्र का जाप करते हुए और थायराइड पॉइंट पे प्रेस करते हुए। क्योंकि जब थायराइड काम जरूरत से ज्यादा करने लगती तो हाइट अपने आप बढ़ने लगती है और वो भी एक लिमिट होती है 20 साल तक। मगर यदि इससे ज्यादा 20 साल से यदि ज्यादा की उम्र हो गई है तो फिर उसमें संभावना कम हो जाती है, किंतु स्वास्थ्य में सुधार लाया जा सकता है और मोटापा कम किया जा सकता है। Visto che c'è anche tante persone italiane, così quando c'è qualche domanda può chiedere in italiano, poi io rispondo in italiano, non c'è problema, va bene? ये कुछ इटालियन लोग हैं, उनके लिए मैंने मैसेज दे दिया है। समझ गई जी, चाहते हो तो जी। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। डॉक्टर यादव, आप अपना प्रश्न रखें। डॉक्टर के.एस. यादव। जी सर, प्रणाम सर। आदरणीय गुरु जी को भी सादर प्रणाम। सर, मैं 2 चीज अनुमति हो तो एक ही साथ रखना चाहता हूँ। एक तो ये सर कि आदमी अगर डिप्रेशन में किन्हीं कारणों से जाता है तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए कि वो बच्चे या हम लोग डिप्रेशन में न जाएं। और दूसरा,
गुरुजी एक आध्यात्मिक चीज से जुड़ा है, वो ये कि पद्धतियां अपनी कई होती हैं, जैसे मंत्र जाप के द्वारा या गायत्री मंत्र के द्वारा या अन्य विधियों से, और उसमें ये होता है कुंडलिनी जागरण को लेकर के, या तो उसमें ये होता है कि कई लोग गुरु लोग जो एक पद्धति बताते हैं कि आप इसका जाप लगातार करें तो एक ही से सब सज जाता है। कई में जो है कुंडलिनी जागरण या उस शक्ति को पाने के लिए या प्रभु को पाने के लिए ये बताया जाता है कि एक चरण आप पहले करिए, जब आप उसमें पारंगत होंगे तो दूसरे चरण, फिर तीसरे चरण में जाइए। तो इस पर हम थोड़ा सा हम लोग भ्रमित रहते हैं कि किस मार्ग को जो है चुना जाए, ज्यादा सहज मार्ग होगा। इस पर आपका जो है ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा सर। प्रणाम सर। सबसे पहले तो आपको बता दूं कि जो डिप्रेशन है वो एक मानसिक बीमारी होती है और इसमें अग्नि तत्व की कमी से होती है। अग्नि तत्व की कमी को पूरा करने के लिए हमारे यहाँ पे जो है हवन पूजन और डेली दीपक का जलाना और अग्नि के पास रहना, जैसे होली का जलाना या गर्मी ठंडियों के टाइम पे आग को जला के उसके आसपास बैठना, ये बहुत ही महत्वपूर्ण चिकित्सा है इसकी। यदि धूप में बैठ सकें, धूप के अग्नि तत्व की कमी जो है उससे भी पूरी होती है। आपने देखा होगा कि बच्चों को, नवजात शिशु जो होते हैं, जब वो पैदा होते हैं तो उनको डॉक्टर ये सलाह देते हैं इनको 1-2 घंटे धूप में रखो। पिछली बार की मीटिंग में एक डॉक्टर साहब ने एक क्वेश्चन भी किया था कि धूप में रहने से स्किन कैंसर हो सकता है, मगर आज ये बहुत पुरानी बात हो गई है। ये जब एलोपैथी अपने मैक्सिमम उस पे था तब कहते थे कि धूप में नहीं बैठना चाहिए। आज एलोपैथी डॉक्टर भी ये कहते हैं नवजात शिशुओं को कि इनको 1-2 घंटे धूप में रखो, नहीं तो इन्हें पीलिया हो जाएगा। वो नवजात शिशुओं को रखते हैं, सलाह देते हैं, और उससे डिप्रेशन के मामले में तो ये मान लीजिए कि चमत्कारिक प्रभाव होता है। यदि आप 1 घंटे धूप का सेवन करते हैं या अग्नि के पास बैठते हैं, दीपक जला के बैठते हैं या अग्नि होम करते हैं, तो इससे डिप्रेशन होने की संभावना 1% भी नहीं रह जाती है। दूसरी बात, जो कुंडलिनी वाली बात है, तो एक्चुअली कुंडलिनी जागरण का एक ऐसा सब्जेक्ट है कि इसकी सतत यात्रा है। पहले कुंडलिनी आएगी, एक एक चक्र को भेदन करके ऊपर चलेगी, और 7 चक्रों को भेदन करने में 7 शरीरों पे काम करना पड़ता है। जो सूक्ष्म शरीर, 6 सूक्ष्म शरीर है, आगे चल के हम उनके बारे में वैसे चर्चा करेंगे। मगर इस कुंडलिनी चक्र है क्या एक्चुअली? कुंडलिनी में जो एनर्जी है, जो अपनी ऊर्जा अपन यूज नहीं करते हैं, वो जाके एक समय के बाद में कन्वर्ट होके एक लिक्विड ड्रॉप बन जाती है वो एनर्जी, और वो कोकला बोन के जरिए, कोकला बोन जो है ये अपने मस्तिष्क में खुली हुई एक बोन होती है, उसे कोकला बोन कहते हैं, जो मेरुदंड के बिल्कुल ऊपर जाके, सर्विकल के ऊपर जाके खुलती है, ये ब्रेन के पास खुलती है। तो जब अपने मस्तिष्क की ऊर्जा संग्रह तो होके और वो लिक्विड के ड्रॉप में सालों में 1 बूंद गिरती है, वो जिसे अपन खेचरी मुद्रा के द्वारा अमृत पान के लिए उसे खींचते हैं, उससे भूख प्यास सब कुछ खत्म हो जाता है यदि वो ड्रॉप अपन ने जीभ से खींच लिया तो, उसी कोकला बोन से खींचते हैं उसको। तो ये ड्रॉप जाके और सालों में जाके कुंडली में जाके स्पाइन के द्वारा नीचे जाता है और कुंडली में जमा हो जाता है, सुप्त अवस्था में पड़ा रहता है। इसको इतना हीट देते हैं कुंडली जागरण के लिए कि वो पुनः बाष्पीकरण में परिवर्तित हो जाए। ये हम आपको साइंटिफिक वे बता रहे हैं पूरी तरीके से। और जब वो पहले चक्र को भेदन करेगा तो आपको काम भावना बढ़ेगी, क्योंकि ये दूसरे चक्र का प्रभाव जो होगा वो आपको देखने में मिलेगा। तीसरे पे पहुंचेगी तो आपकी मैनेजमेंट शक्ति बढ़ जाएगी और कंट्रोलिंग कैपेसिटी बढ़ जाएगी। चौथे पे पहुंचेगी तो भावुकता बढ़ जाएगी, प्यार बढ़ेगा, दुनिया आपको अपनी लगने लगेगी। विशुद्धि चक्र पे पहुंचेगी तो आपको वाक सिद्धि दे देगी। आज्ञा चक्र पे पहुंचेगी तो आपको दिव्य दृष्टि दे देगी।
और सहस्त्राकार चक्र पर पहुंचेगी तो आपको ब्रह्म दर्शन या ब्रह्म से एकीकृत करने की शक्ति दे देगी। ये इतना साधारण नहीं है। और दूसरा, मैं एक्चुअली टेलीविजन पे योग सिखाने के बिल्कुल खिलाफ था। आदरणीय का आदेश हुआ कि नहीं, आपको अपने लोगों के लिए करना है ये, तो मैं इसमें आया हूँ। नहीं तो वैसे हमने बताया कि आप ऐसे करिए, आप करने लगी तो उससे नुकसान का ज्यादा खतरा होता है, क्योंकि कुंडली साधना इतनी सरल नहीं है। दूसरा, जैसे हम आपको बताएं कि नदी में तैरना, आपने देखा कि हमने एक जंप लगाया, हम नदी में कूद गए, तैर के नदी के उस पार निकल गए। आपने देखा देखी कीना योग, बाढ़ी छीनी काया बाढ़े रोग, इस तरह का वो होता है जो कहावत, वो होता है कि आपने जंप लगा दी नदी में, आपको तैरना तो आता नहीं, आपने देखा कि ऐसे हाथ चलाए, ऐसे पैर चलाए, मगर आप नहीं तैर पाएंगे। उसके लिए हम नहीं आपके लिए तैरेंगे, तैरना तो आपको ही है, मगर हम आपको गारंटी दे सकते हैं कि आप डूबेंगे नहीं, हम खड़े हुए हैं। इसी तरह ध्यान में जब हम लोगों को भेजते हैं तो एक गारंटी देते हैं, ध्यान तो आपको ही करना है, कुंडली जागृत तो आपको ही करना है, मगर हम मात्र गारंटी दे सकते हैं कि हम खड़े हैं, आप चिंता नहीं करें, हम आपके साथ हैं। और वहां हम आपको सहयोग भी देते हैं, यदि डूबने लगते हैं तो हम कूद के आपको बचा भी लेते हैं, आपको कॉन्फिडेंस ही नहीं देते हैं। तो इसमें योग की जो कुंडली वगैरह की ये जो कठिन प्रक्रियाएं हैं, इसमें जरूरी है कि गुरु का होना। हम नेति भी आपको क्यों नहीं बताए हमने कि जल तत्व के लिए आप नेति करिए, कुंजल करिए, नहीं बताया आपको, इसलिए नहीं बताया अभी कि आप करेंगे वो आपको हो सकता है कि उससे नुकसान हो जाए, क्योंकि गुरु के सानिध्य के बिना ये चीजें नहीं करना चाहिए। जो कठिन चीजें हैं वो हम नहीं बताते इसीलिए इसमें। तो कुंडली जागरण तो सबसे कठिन चीज है, और उसके लिए यदि चाहिए तो मैं आपका सहयोग करने को तैयार हूं। मुझे तो यह स्थिति विश्व में आज की ये है कि गुरु तो बहुत हैं, मगर उन्हें सही योग पात्र नहीं मिलता है कि अपनी खाली पात्र तो हो जहां हम कुछ रखे, पात्र में ऑलरेडी इतना हुआ भरा हुआ सामान है कि उसमें कुछ डालने की जगह ही नहीं मिलती है, तो पात्र नहीं मिलता हम लोगों को। यदि कोई इस तरह का जिज्ञासु है कि कुंडली जागृत करना चाहता है तो मैं हर्ष सहयोग करने को तैयार हूँ। सुनील शर्मा जी। जी जी सर, बहुत बहुत सर धन्यवाद जो हमको अपनी बात रखने का यहाँ पर मौका दिया गया है। और मैं यहाँ पर सभी उपस्थित गुरुजनों को सादर प्रणाम करता हूँ। और माय नेम सुनील शर्मा है और मैं छतरपुर मध्य प्रदेश का रहने वाला हूँ, और इसमें अभी फौज में जॉब भी कर रहा हूँ साथ साथ में। तो सर मैं ये अपना प्रश्न मेरा ये है कि जो थायराइड होता है, हाइपो या हाइपर थायराइडिज्म, क्या ये प्राकृतिक चिकित्सा के माध्यम से सही हो सकता है? और अगर हम इसमें जो सर ने गुरुजी ने बताया है कि 5 तत्व और एक कुंडलियां जागृत करके, क्या इसके माध्यम से भी ठीक हो सकता है? और दूसरा प्रश्न हमारा ये है कि किसी व्यक्ति में चिड़चिड़ा का स्वभावपन ज्यादा आ जाता है और वो हर बात बात पे मतलब गुस्सा करता है, तो क्या हम उसके स्वभाव को भी चेंज कर सकते हैं गुरुजी? तो कृपया हमको इस दोनों कुछ प्रश्नों पर मार्गदर्शन देने की कृपा करें। जी, थायराइड का उपचार मात्र प्राकृतिक चिकित्सा ही है, दूसरे उसमें आप जिंदगी पूरे लाइफ आपको गोलियां खानी पड़ेगी और कोई उसका सुधार नहीं होता है। जब थायराइड कम काम करती है तो चिड़चिड़ापन आना एक स्वाभाविक हो जाता है और एक झल्लाहट रहती है, वो आदमी चिड़चिड़ा हो ही जाता है थायराइड कम काम करने पर। तो एक्चुअली इसका जो ह्रीम मंत्र हमने पहले ही बताया है, इसके जाप से उसमें काफी सुधार आता है। और धनिया का काढ़ा, इसके लिए रामबाण औषधि है आयुर्वेद में। ह्रीम मंत्र का जाप कंटिन्यू करें तो इसमें काफी सुधार आता है। और प्राकृतिक चिकित्सा ही इसका उपचार है, दूसरा उपचार है भी नहीं इसका, एकदम बैलेंस में आ जाएगी। आप मात्र 1 महीने ह्रीम का उच्चारण करके देखें जोर से, और कुछ उसमें वाइब्रेशन में समझ में आ जाएगा आपको कि हाँ इसका फायदा हो रहा है। के तो दरिता ये दनियला तूती के
qua che puoi demandare in italiano, non c'è problemi, può rispondere quando c'è qualche problema o qualche domanda e poi anche chiedere voi, perché scusa che non capisco voi Hindi, così chiedo scusa per queste cose, perché c'è più indiani oggi che parla solo nostra lingua. Quando c'è qualche domanda puoi chiedere da voi. Anche Stefano, tutti puoi chiedere, chi c'è tutti, va bene? गुरुजी आप इतनी सारी भाषाएं जानते हैं, हम लोगों को इसी से बड़ी प्रसन्नता हो जाती है कि हमारे बीच में इतने सारी भाषाओं को जानने वाले व्यक्ति हैं। अब मैं अनुरोध करूंगा सीता चतुर्वेदी जी से, वे अपनी बात रखें, उनका माइक ऑन करने की अनुमति दें। उसके बाद अभय खरे जी रखेंगे। सर मैं ये पूछ रही हूँ, बात तो मेरा सर जी को प्रणाम, सभी को नमस्ते। सर मैं ये बोलना चाह रही हूँ कि जो मंत्र हम पढ़ते हैं, जैसे सर ने बताया एम ह्रीं क्लीं श्री चामुंडाय विच्चे, बहुत से, और उसका एक ये रहता है कि आप इतने मंत्र पढ़िए तो ये होगा, इतने मंत्र पढ़िए तो ये होगा। लेकिन सर बहुत बार ऐसा होता है कि हम उतना साधना तो कर लेते हैं पर उसका जो फल जो मिलना चाहिए वो समझ नहीं आता। तो सर क्या ये साधना में कमी रह जाती है या मंत्र पढ़ने की जो है अपनी स्थिति शुद्ध नहीं होती, कुछ ऐसा होता है क्या सर? और सर एक ये भी पूछना था मुझे कि जैसे हम पढ़ते आ रहे हैं रामायण में भी, इसमें भी कि अग्निबाण और जलबाण और ये काफी कुछ उस समय के युद्ध में होते थे, तो क्या ये सर ये चक्र अभी आपने कुंडली चक्र बताया तो क्या उससे कनेक्टेड था ये सब? सर ये पूछना चाह रहे थे, जिज्ञासा थी। सबसे मुख्य बात तो ये है कि जो आपका उच्चारण होगा वो किस चक्र के ऊपर अटैक कर रहा है, किस चक्र को वाइब्रेट कर रहा है, वो चक्र क्रियाशील हो जाएगा। और उस चक्र से संबंधित जितने भी रोग होंगे या जितने भी जो भी विकार होंगे वो अपने आप ठीक होने लगते हैं, बशर्ते कि उसका उच्चारण उस चक्र से हो, उसका उच्चारण एकदम सही हो। यदि आप देखें तो कोई भी मंत्र आप जैसे जाप करते हैं तो उसका उच्चारण कैसा है, जैसे आप ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे करते हैं तो अभी जैसे अपन एक साधारण उसमें बोलते हैं ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, मगर इसका जो उच्चारण है ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, तो यदि आप उसको इस लय में करेंगे ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्, इस तरह से जैसे आप मंत्र को किस तरह से आप वो कर रहे हैं। अब जैसे काली कवच है, काली कवच अग्रेसिव मूड में किया जाता है, उसे शांति में नहीं किया जाता है। ओम ह्रीं स्वाहा विवादे पात्मनाथ किं दक्षिण काल का देवता है सब मध्य जय प्रदा ह्रीं ह्रीं श्यामांगी शत्रु मारा मारा क्लीं ह्रीं त्रिलोकम भस्मानाय ह्रीं ह्रीं स्वाहा। तो हर मंत्र का बोलने का, हर मंत्र का जाप करने का, हर मंत्र का जो अपना स्वभाव होता है उसके स्वभाव अनुरूप ही उसका जाप किया जाता है, उसके स्वभाव अनुरूप ही उसका उच्चारण होता है। गायत्री मंत्र ओम भूर्भुवः स्वाहा एक सॉफ्ट, तो अपने अपने स्वभाव के जो मंत्र होते हैं उसे उस स्वभाव में ही जाप होता है। उसका उच्चारण जहां से होना चाहिए, जिस स्थान से होना चाहिए, जिस तत्व के मिश्रण से होना चाहिए, जहां से उसका उद्गम है वो वहां पे वाइब्रेट करेगा। और तंत्र का तंत्र तो एक ऐसा वो है कि अपने शरीर में एक 72,000 नाड़ियों का एक जाल है जिसे अपन वाइब्रेट करते हैं। तो अपने अंदर की जो इम्यून सिस्टम है, अपने अंदर की जो एनर्जी है, उसके अंदर दवाइयां क्या करती हैं, दवाइयां आपको हीलिंग नहीं देती हैं। आपने कोई भी टैबलेट खाई या कोई भी इंजेक्शन, आपको न्यूरोबिन इंजेक्शन लगाया गया तो वो अपने अंदर की इनर शक्ति को बढ़ाता है, ना कि वो हीलिंग नहीं देता है। इसी तरह मंत्र वाइब्रेशन जो है वो अंतरस्राव जो होते हैं,
अंतःस्राव ग्रंथियां जो है वो हार्मोन्स पैदा करती हैं और इस वाइब्रेशन से वो हार्मोन्स पैदा होते हैं, चाहे वो पैनक्रियाज का हो, चाहे वो थायराइड का हो, चाहे वो एड्रिनल का हो, चाहे वो किसी भी ग्रंथि का हो। यदि उस पर वाइब्रेशन जाएगा तो वो हार्मोन्स पैदा करेगी। वो हार्मोन्स ही सबसे बड़ी थेरेपिक मेडिसिन होती है। मैं अब अभय खरे जी से आग्रह करूंगा कि अभय खरे जी अपना प्रश्न रखें। नमस्कार। नमस्कार डॉक्टर साहब, मेरा प्रश्न एक्चुअली थोड़ा सा हेरिडिटी से रिलेटेड है। हमारी ग्रैंड मदर को कम सुनाई देने की प्रॉब्लम थी और उसके बाद हमारे फादर को भी कम सुनाई देता था। और अभी क्या हुआ है, हम लोग जैसे 4-5 भाई बहन हैं तो उनमें सबसे बड़ी सिस्टर हैं, भाई हैं, उनको भी कम सुनाई देता है। तो क्या इसका कुछ ऐसा वो है कि मतलब जो हम लोग 3 लोग हैं उनको इस टाइप की प्रॉब्लम ना आए, और जो हैं वो जिनको कम सुनाई दे रहा है उनको इम्प्रूवमेंट हो? कुछ ऐसा कुछ है क्या, ऐसा मंत्र वगैरह? मंत्र के साथ साथ इसमें नेति क्रिया करना बहुत जरूरी होता है। नेति क्रिया से होता क्या है, जो साइनस नर्व्स है जो ऊपर से नीचे से जाती हैं ये साफ होती हैं। और ये प्रॉब्लम में एक्चुअली एक हेरिटेज में जो मिलती है वो साइनस प्रॉब्लम, आपको साइनस प्रॉब्लम पूरे परिवार को होगी जी। अच्छा। तो साइनस में जहाँ कफ हुआ धीरे धीरे वो सॉलिड होके और कानों के पर्दे को प्रभावित करने लगता है। आपने देखा होगा कि जब जुकाम होता है तो कम सुनाई देने लगता है, जब कफ ज्यादा बनता है। साइनस में जब कफ होगा, इन्फेक्शन रहेगा तो वो कानों को इफेक्ट करता है। दूसरा जो ह्रीम मंत्र है, आइम मंत्र है, इनका जाप करवाते हैं इसके लिए। और नाक को बंद करके, मुंह को बंद करके, और फिर जो सलीबा है उसको अपन नीचे ले जाते हैं, घुटकते हैं उसे। नाक बंद करके यदि आप 2-3 बार घुटकेंगे तो इससे कान के जो पर्दे हैं उस पर दबाव पड़ता है, ओपनिंग होती है। इससे जो कफ जमा हुआ होता है वो खुलने लगता है। तो ये 2-3 प्रक्रियाएं हैं जो साधारण प्रक्रियाएं हैं। और नेति क्रिया से एकदम इसके साइनस नर्व की सफाई होती रहती है, तो उसके एकदम आपको सही वो रहेगा, आपको तरह पर नहीं आएगा कभी। गाइडेंस में करना ही ज्यादा उचित होगा क्या? मतलब जैसे मंत्र वगैरह जो जैसे कि हम वैसे भी कर सकते हैं, मतलब अपने आप कुछ ऐसा गाइडेंस मिले। आप रहने वाले कहाँ के हैं? जबलपुर में हूँ सर मैं। छतरपुर में 3-4 लोग हैं। छतरपुर नहीं, जबलपुर में रहते हैं अभय जी, जबलपुर। जी जबलपुर में जबलपुर में हम देखो खोज के बता देंगे कोई जो आपको सिखा सकता है ये जी नेति क्रिया वगैरह, है ना? हाँ, नहीं होगा तो मैं फिर खजुराहो के लिए आने का कोशिश करूंगा आपसे। जब कभी आते हैं तो सहर्ष स्वागत है। और जी। ज्यादा से ज्यादा आधा घंटा लगेगा सिखाने में, आप अच्छी तरह से नेति क्रिया करने लगेंगे। अच्छा, ठीक सर। तो सुधीर पांडे जी आप अपनी बात रखें। गुरुजी प्रणाम। मेरी एक सवाल था साहब कि अगर किसी को एक्सीडेंटल नी इंजरी हुई है तो क्या तंत्रिका तंत्र योग में इसका कुछ निदान संभव है? और साथ ही एक्सीडेंटल नी इंजरी के कारण जो एक्सरसाइज द्वारा बंद हो जाती हैं और उस वजह से जो थोड़ा मोटापा बढ़ता है, उसके लिए क्या निदान संभव है तंत्र योग में? इसके बारे में आदरणीय, पहले तो ये बताइए कि नी में जो चोट आई है वो कहाँ पे आई है और कैसी है? नी मुड़ता है या नहीं? सर स्पोर्ट्स इंजरी हुई थी मेरी, एक स्पोर्ट्स इंजरी हुई थी। बैडमिंटन खेलते दौरान मेरा मेनिस्कस रप्चर हुआ था और मेनिस्कस मेरा रिमूव कर दिया था क्योंकि ज्यादा रप्चर हो गया था। तो राइट साइड के नी में प्रॉब्लम हुई थी, उसका असर फिर अल्टीमेटली दूसरे पैर में भी आने लगा। मतलब मेडिकली तो ये बोला जा रहा है कि अर्थराइटिस के 3rd स्टेज पर हूं मैं और मुझे तकलीफ काफी बढ़ गई इस समय। तो मुझे थोड़ा सा एक्चुअली इसको लेके वाकई मतलब थोड़ा सा वरीड हूं मैं। अगर इस बारे में कुछ अगर आपने यदि दर्शन लाभ हो तो आपको जरूर हेल्प करेंगे इसमें।
और नी से यदि अब चोट कहाँ पे है, हड्डी कहाँ की टूटी हुई है, या कहाँ पे लिगामेंट्स में क्या दिक्कत आई है? मेनिस्कस ये जो अपना कटोरी होती है अपनी, जी उसके लेफ्ट साइड में, राइट जो हमारा पैर है उसके लेफ्ट साइड पे पोर्शन में करीब 1.5-2 इंच का करीब, मतलब समझ लीजिए वो पीस हमारा निकाला गया था मेनिस्कस का ऑपरेशन के बाद। जी उसके बाद में ये बोला गया था कि आप प्रोन टू अर्थराइटिस हो गए और थोड़ा ध्यान रखिएगा, थोड़ी सी लापरवाही हुई है मेरे से, उसके चलते थोड़ा सा ज्यादा प्रॉब्लम हो गई। आप जो कह रहे हैं सर, देखिए मैं कोशिश करता हूँ, मैं भी खजुराहो पहुंचने की कोशिश करता हूँ अभय जी के साथ, हमारे मित्र ही हैं अभय भाई, जल्दी मिलने की कोशिश करता हूँ। अगर वैसे बता सकते हैं, अगर कुछ ऐसी कोई निदान हो तो हम यहाँ से आरंभ करें। नॉर्मली जैसे एक्सरसाइज है जो नी के, उसमें जैसे नी प्लेसमेंट के लिए भी जिन लोगों को बोल दिया गया था, उनके भी नी अब आज की डेट में ठीक हो गए हैं और सही वो दौड़ने लगे हैं। तो इसमें अच्छा। कुछ नहीं है। जैसे एक तो बात, नी के पेशेंट को खड़े होके पानी कभी नहीं पीना चाहिए। दूध में थोड़ा सा हल्दी डाल के गर्म करके और गुनगुना दूध चलते फिरते पीना चाहिए। अच्छा, दूध चलते फिरते पीना है? हाँ, 5 कदम पीछे सीढ़ियां चढ़ना चाहिए और 10 कदम पीछे चलना चाहिए। अच्छा जी। 5 सीढ़ियां पीछे से चढ़े, सामने से नहीं चढ़े जी। और 10 कदम पीछे चलें डेली। अच्छा जी। मात्र इससे ही नी में काफी सुधार हो जाएगा। और दोनों नी के बीच में हाथ लगा के ऐसे दोनों नी से हाथों को इतनी जोर से दबाएं कि आपके हाथों में दर्द आ जाए, इतनी जोर से दबाने लगे। जी तो जी इससे जी। आपके लिगामेंट्स मजबूत हो जाएंगे। एक छोटी सी बॉल, टेनिस बॉल को नी के नीचे रख के दबाएं तो यदि जॉइंट आपस में टकरा रहे हैं, हड्डियां आपस में टकरा रही हैं, तो वो ठीक हो जाएंगी। इसके बाद में धतूरे का फल, 5 पत्ते के सहित जो है अकौआ का फूल और 5 पत्ते साथ में तोड़ लें जी। उस सबको काट पीस के लिक्विड बना के 1 किलो तेल में डाल दें, वो भी तिली का तेल हो। जी जी जी। जब वो 400 ग्राम रह जाए उसको छान लें। जी। उस तेल की मालिश करें तो किसी भी तरह का दर्द नहीं होगा और लिक्विडिटी बढ़ जाएगी, क्योंकि तिली का तेल ही एक ऐसा तेल होता है कि जो आप पत्थर में भी डालेंगे तो वो पत्थर को भी नीचे तक भिगा देगा। बाकी कोई तेल नहीं होता है, तिली के तेल से ही तेल का नाम चला है। जी 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 जी। तो इतना करने से हर तरह के घुटने के दर्द ठीक हो जाते हैं। मैंने आपको सभी तरह के उपचार बता दिए, जो आपको फिट हो वो आप कर सकते हैं। जी धन्यवाद जी। रीटा ड्रैगो जी का से अनुरोध करेंगे कि नाउ आई विल रिक्वेस्ट रीटा ड्रैगो फ्रॉम इटली टू प्रेजेंट हिज क्वेश्चन बिफोर गुरुजी। Benvenuti Rita, dice. Grazie, namaste, grazie Guruji, grazie Prego. a tutti. Non capiscono l'italiano. I don't speak English. Ok. Guruji, quindi ti ringrazio. Quello che intanto è veramente una grande gioia essere qua, ascoltarti anche nella tua lingua. Di solito ti ascolto in italiano, ascoltarti nella tua lingua per me è veramente una grande gioia. La mia domanda è questa. È fondamentale fare le asana prima della meditazione? Perché ho capito che tu hai parlato della preghiera, no? Del mantra, da quello che ho potuto capire, no? Quindi questo sviluppo di energie date appunto dalla parola. Allora capisci direttamente, quindi un lavoro sul io ho capito, hai capito? Sì, ho capito, alcune cose le ho capite, sì. C'è il linguaggio dell'energia che è universale. Tu hai trasmesso molta energia, anche gli amici qui trasmettono molta energia. E poi se c'è un orario che tu consigli per pregare meglio, per sviluppare questa energia, ecco, se c'è l'orario e se è necessario fare delle posizioni particolari per poter entrare meglio nella preghiera. Grazie.
Allora, presto mattina, quanto presto mattina si fa qualcosa, questo vuol dire Brahma Muhurta. È un periodo che dove c'è atmosfera ossigenato massimo. Anche c'è un'energia molto positiva, molto energia da bambini. E quando è mattina presto, alle 5, 6, fino a 7, e rimane una pace al mondo massimo. Anche una energia particolare come bambini, come una energia dolce. E così pregare, anche fare da qualcosa, questo momento, quando mattina, mantra, anche qualche cosa, e dà 100% favore e anche energia. Va bene? Poi sono contento che sei anche capisci Hindi, capito abbastanza. गुरुजी, जो आपने बात की अभी अपने हमारे साथी जो इटली से बात कर रही थी आपसे, उसको यदि कुछ संक्षेप में हम लोगों को भी समझा दें तो बड़ा अच्छा लगेगा सुनकर कि क्या बात हुई थी। रीता जी का पूछना ये था कि मंत्र का जाप किस समय पे करना चाहिए और सबसे ज्यादा इफेक्टेड कौन सा समय होता है जबकि ध्यान और मंत्र वगैरह किया जा सके, कब एनर्जी का उच्च स्थिति होती है, कौन से समय पे। तो मैंने इनको बताया कि ब्रह्म मुहूर्त ही सबसे अच्छा समय होता है जबकि ईश्वर की निकटता होती है और उस समय जो एनर्जी है वो बच्चों की तरह होती है, बाल्यावस्था होता है दिन का, और वो समय सबसे उचित होता है, चाहे वो ध्यान के लिए हो, चाहे योग के लिए हो, या मंत्र जाप के लिए हो, या किसी भी आध्यात्मिक विद्या के लिए उच्च स्थितियों पे लाने के लिए हो। जी, बहुत बहुत धन्यवाद रीटा जी। यू हैव आस्क्ड अ वेरी नाइस क्वेश्चन व्हिच हैज हेल्प्ड एवरीवन। केसी कौशिक जी अपनी बात रखें। गुरुजी नमस्कार। नमस्कार कौशिक। हाँ, मेरा प्रश्न ये है कि आपने बताया कि धनिया जो है वो थायराइड में रामबाण होता है। तो धनिया दो प्रकार का होता है, एक तो धनिया होता है हरा धनिया जिसको हम बोलते हैं, और दूसरा होता है साबुत धनिया। आपके विचार में कौन सा धनिया थायराइड के लिए ज्यादा उपयुक्त है जिससे लोगों को उससे ज्यादा आराम मिल सके? मेरा ये प्रश्न है आपसे। देखिए, इसमें हरी धनिया जो होती है उसकी चटनी हमेशा लेना चाहिए जी, और सूखी धनिया को रात में करीब 6 चम्मच, बड़ी चम्मच जी, पानी में डाल दें और उसी पानी को सुबह उबालें। जब 2 किलो पानी जाके आधा किलो रह जाए तो उसके 3 डोज बना लें और जी उसको 3 बार में पिए, तब उसका फायदा मिल पाता है। एक्चुअली क्या है कि जो नेचुरल थेरेपीज है इसका डोज हम लोग पूरा नहीं करते। अब आपने 4 धनिया डाल के और उसका काढ़ा बना के और पी लिया तो उसका फायदा नहीं होगा। आपने 4 पत्ते प्याज के साथ में हरी धनिया के डाल दिए तो उसका कोई फायदा नहीं होगा। धनिया को यदि हरी धनिया मिलती है, उसके जो पंचांग मिलते हैं, पंचांग कहते हैं आयुर्वेद में, उसके पूरे पेड़ को तने से लेके और फल फूल और पत्ती सभी को मिला के पंचांग कहते हैं, उसकी शाखाएं वगैरह, उसको आप काट पीट के पूरा रख लीजिए, उसका काढ़ा वो सबसे ज्यादा फायदा करता है। क्योंकि गुरुजी मेरा व्यक्तिगत मानना ये है कि ये जो मैंने जैसे थायराइड का जिक्र किया, डायबिटीज का जिक्र किया या साइनस का जिक्र किया, ये तीनों बीमारी एलोपैथिक वाले तो दवाई आपकी इंक्रीज करते जाते हैं। उनको तो ये कहते हैं साहब जब तक आपकी जिंदगी है आपको दवाइयां खानी है। लेकिन जो पद्धति आप जैसे लोगों को बताते हैं उस पद्धति में काफी लोगों का ये कहना है कि साहब इस पद्धति को आप रेगुलर बेसिस पे करेंगे तो आपको एलोपैथिक से निदान भी मिल सकता है। इसलिए मैंने आग्रह, इलाज ही यही है जी। दूसरा एक और बता दें आपको कि जो पानक्रियाज का फंक्शन है वो डिपेंड करता है एवं आपकी भावुकता पर, आपके विचारों पर, आपके क्या स्वभाव है आपका,
और डायबिटीज तो 80% तो फॉल्स डायबिटीज है, वो डायबिटीज है ही नहीं, क्योंकि एज +100 तक यदि शुगर है तो वो डायबिटीज नहीं मानी जाती है नेचुरल उसमें और आयुर्वेद के अनुसार। वैसे तो 80 के ऊपर आपका बड़ा उन्होंने दवाइयां देना शुरू कर दी, वो बात अलग है। 5 पत्तियां डेली देते रहें, उत्तान पादासन करते रहें, चक्रासन करते रहें, अर्धमतेंद्र आसन करते रहें, तो पानक्रियाज का फंक्शन नेचुरल बढ़ जाता है। आपसे डिस्कशन से एक बात नहीं निकल, हाइपरटेंशन में जो एलोपैथिक वाले हैं वो ये कहते हैं, वो एलोपैथिक वाले तो आपको एज प्लस कुछ मानते ही नहीं है। वो तो यदि आपको 140 से आगे जैसे ही आपका बीपी बढ़ना शुरू होता है वो दवाई देना शुरू कर देते हैं। लेकिन आपकी पद्धति ये कहती है कि यदि 100 प्लस आपकी एज काउंट करें तो उतने में मेडिसिन की जरूरत नहीं है। ये मेरा प्रश्न है उस हिसाब से। बिल्कुल साहब, हाइपरटेंशन में भी यही बात लागू होती है। वहां पे आपको मेडिसिन की जरूरत नहीं है, आपको शांति की जरूरत है। सुरेश रेवाल जी, आप अपना प्रश्न रखें। सर नमस्कार। मेरी आवाज आ रही है गुरुजी? जी जी जी। गुरुजी नमस्कार। नमस्कार। एक्चुअली अभी कौशिक जी ने जो थायराइड को लेकर के जो क्वेश्चन किया है, तो मेरा जो क्वेश्चन था उसका बहुत सारा उत्तर मिल गया है। जब आपने थायराइड के बारे में ये कहा था कि हरा धनिया सबसे अच्छा इसका नेचुरोपैथी इलाज है, तो मेरा इसमें जानना सिर्फ ये जरूरी हो गया था कि हरा धनिया या सूखा धनिया। वैसे मैंने जो शुरू किया है पिछले 2-3 दिन से, तो मैं हरा धनिया को जो हरा धनिया है उसको केवल पीस करके ही पी रहा हूँ। तो क्या ये जो मैं कर रहा हूँ ये ठीक है, या जैसा आपने बताया कि रात को मुझे गलाना है और सुबह उसको उबाल करके पीना है? नहीं, ये बहुत अच्छा है। यदि हरा धनिया पर्याप्त मात्रा में मिलता है तो उसको आप बराबर वैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, चटनी के रूप में कर सकते हैं, पीस के पी सकते हैं, बराबर वही फायदा देगा वो, क्योंकि उसकी क्वांटिटी मात्रा सही होना चाहिए। कितनी मात्रा में लेना पड़ेगा गुरुजी? हरी धनिया कितनी चटनी बनाना पड़ेगी? कम से कम 100 ग्राम। तो 100 ग्राम धनिया लेना है रेवाल जी। और अभी इसके पहले गुरुजी ने ये बोला था कि वो पूरा पौधा होता है धनिया का, है ना? उसको नीचे से थोड़ी सी जड़ काट के बाकी उसका तना, उसके फूल, उसके बीज, ये सब रहे थी हरी धनिया में। उसको यदि आप पीस कर उसका काढ़ा बनाएंगे, उसका मतलब उसका शरबत जैसा बनाएंगे या उसकी चटनी बनाएंगे तो लाभ होगा। और लगभग 100 ग्राम खाना है प्रतिदिन। 2 इम्पोर्टेंट। सर ये सुबह ही मैं ले रहा हूँ, सुबह खाली पेट। बहुत अच्छा है। और इससे थायराइड के अलावा जो है ये किडनी के लिए भी बहुत फायदेमंद होता है। किडनी को एकदम साफ कर देता है। आपको जो है खुद महसूस होगा इस चीज का। मुश्किल से 3 दिन के बाद आपको किडनी में फर्क महसूस होगा इसका। कितने दिन तक लेना है वैसे गुरुजी? कम से कम 1 महीने। जी जी। उसका प्रभाव देखने के लिए। जी जी जी। ज्योत्सना सूद जी, अब आप अपना प्रश्न रखें। नमस्कार गुरुजी। नमस्कार सर, और सभी साथियों को भी बहुत नमस्कार। मेरा भी कुछ घुटनों से रिलेटेड ही क्वेश्चन है। वैसे तो अभी मेरी शंका दूर हो गई है, लेकिन मुझे ना दिसंबर में राइट जो नी है उसमें काफी पेन हुआ। तो मैंने सिकाई विकाई करके वो पेन तो चला गया, लेकिन मेरा राइट साइड एकदम ऐसे लगता था जैसे मैं राइट साइड बोझ लेकर चल रही हूँ, कोई पत्थर बंधा हुआ हो मेरे साथ। काम सारा मैं कर रही थी राइट हैंड से, और लेकिन वो मतलब सब कुछ उठा पा रही थी, वीकनेस नहीं थी राइट साइड में, लेकिन हैवीनेस थी बहुत ज्यादा। तो अभी लास्ट मंथ ही मैंने फिर डॉक्टर को दिखाया, तो उन्होंने दवाई वगैरह दी, उससे वो तो ठीक हो, मतलब काफी फर्क पड़ गया। दवाई अभी भी रेगुलर चल रही है। दवाई अगर बंद करती हूँ फिर मुझे हैवीनेस फिर लगने लगती है उस साइड में, और मेरे नी में फिर से बहुत सीवियर पेन हो रहा है राइट साइड में। लेफ्ट ठीक है, लेफ्ट में कोई प्रॉब्लम नहीं। तो ये मेरी थोड़ी सी प्रॉब्लम है। जहां तक आपके बताने के अनुसार लिगामेंट्स जो है घुटने के नीचे अंदर की ओर
वहां दर्द अंदर होगा की ओर ही नीचे, होता है पेन। ठीक है। जी जी, ये लिगामेंट्स का अंदर दर्द की ओर होता ही। है, एक्चुअली लिगामेंट्स में सूजन आने की वजह से ये दर्द होता है, और इसके लिए गर्म पानी और नमक की सेक से ही ठीक हो जाता है। या फिर आग के पत्ते नमक, को, नमक गर्म पानी में नमक डाल के और उसमें एक टॉवल डाल दें और उसको लपेट दें, वो पट्टी सेक होती है गर्म पानी नमक की, तो उससे लिगामेंट्स की सूजन चली जाएगी। या फिर दूध, गाय का दूध है या बकरी का दूध है, उसमें 2 चम्मच नमक डाल दें और 50 ग्राम दूध है, उसको उबालते हुए चम्मच को घुमाते रहें, वो जहां तक क्रीम टाइप का बन जाएगा, उस क्रीम को लगाने से लिगामेंट्स की सूजन चली जाएगी। ये दिक्कत आपकी हमेशा के लिए ठीक हो जाएगी। आग के पत्ते को गर्म करके तेल लगा के उससे भी सेक कर सकती हैं, उससे भी ठीक हो जाता है। तेल कौन सा बताया? तेल हमेशा जहाँ तेल की बात आती है वो तिल का ही तेल होता है। वो पत्ती आपने बताई वो फिर से सुनना चाह रहे थे क्या? काहे की पत्ती बोली आपने? आक, आक, अकौआ जैसे बोलते हैं, अकाऊ की पत्ती, अकौआ जैसे बोलते हैं, आक कहते हैं उसको। अकौआ, जो हाँ, अकौआ, मैंने नोट कर लिया वो भी। जो फूल जो है शंकर जी को चढ़ाते हैं, सफेद फूल होते हैं। अच्छा, वो आग के फूल जो हैं, आग के पत्तियां ना, आग के पत्ता से करना है। आग के पत्ते में वो गुण होते हैं कि कार्टिलाइजेशन भी अगर कम हो तो उसकी भी पूर्ति कर देता है। संक्षेप में रखें आशुतोष जी प्रश्न। गुरुजी प्रणाम। मैं काफी सालों से, 10 सालों से डायबिटिक हूँ। पिछले कुछ समय से शाम होते होते एसिडिटी बहुत हो जाती है, पीली जबान और जो है जलन सीने में। तो इसका कोई मंत्र या कोई और आयुर्वेदिक उपचार है क्या? देखिए, अभी जो सीजन चल रहा है, हरी पत्ती बिल्कुल छोटी हल्की हल्की पत्ती नीम की आ रही है। नीम, जामुन, सदाबहार और बेलपत्र, तुलसी, इनकी पत्तियां डेली खाना शुरू कर दें सुबह से जी। एक्चुअली ये डायबिटीज के कारण ही एसिड खान पान में जहाँ गड़बड़ हुआ तो एसिड बनता है, वो उसकी पैरेलल ही वो आती है। काफी समय से जब डायबिटीज हो जाती है तो एसिड और गैस की शिकायत आने लगती है इसमें, है ना। तो पहले तो आप डायबिटीज को कंट्रोल करिए। ऐसा नहीं कि इसमें जिनको 3 टाइम इंसुलिन लगती थी उनको भी इन 5 पत्तियों से फायदा मिलता है और उनकी इंसुलिन बंद हो जाती है। कई लोगों को हमने ऐसा उपचार किया है और वो ठीक भी हुए हैं। तो आप इन पत्तियों को बराबर लीजिए। जी गुरुजी, एक बार कौन 5 पत्तियां? एक सदाबहार, नीम, जामुन, बेल और तुलसी। कितनी कितनी पत्तियां? 5-5। तुलसी की कम से कम 7 से 10 पत्ती, नीम की कम से कम 15-20 पत्ती, जामुन की कौप जो है 2-3 कौप, छोटी कौप। यदि बड़ा पत्ता हो तो एक ही काफी है, जामुन तो बहुत ज्यादा। और कम से कम 3 के गुच्छ होते हैं जो बेल पत्री के, वो 3 वो ले ले तो 9 पत्ती वो हो जाती है। तो इनको चबा लेना है या पीस के खा लेना? आपको पीस के गोला बना के और सुबह शाम दोपहरी जो है खाना के पहले ये खाते रहें, वह बराबर वही काम करेगा जो आपको गोली काम करती है। तो कितने दिन इसका प्रयोग करना है? कम से कम 6 महीने। 6 माह? आपको आराम लग जाएगा 1 महीने में ही, क्योंकि अभी चैत्र मास से आ रहा है जो इस समय सभी कॉप नई होती है, वो बहुत चमत्कारी फायदा देती है। तो फायदा तो मिल जाएगा 1 महीने में, मगर 6 महीने कंटिन्यू करने से आपको कोई इंसुलिन या इस टाइप की जरूरत नहीं पड़ेगी। इंसुलिन अगर ले रहे हो तो एकदम बंद नहीं करना है, उसको डॉक्टर से चेकअप करा के ही बंद करना है। जब आपको बिल्कुल लेने की जरूरत नहीं हो तभी बंद करना है। तो जहां आप पत्तियां लेने लगेंगे डॉक्टर अपने आप बंद कर देगा। जब आप दोबारा चेकिंग में जाएंगे तो गोली बंद कर देगा, अपने आप वो खुद बंद कर देगा कि साहब आपकी तो 80 से नीचे आ रही है, खाने के बाद भी तो आप काय को ले रहे हैं।
क्योंकि एकदम ज्यादा भी नहीं होना चाहिए। और उत्तान पादासन और चक्रासन, अर्ध मतेंद्रासन, यदि ये कर सके तो उसके सोने पे सुहागा रहेगा। दिन में 3 बार है इसका प्रयोग? नहीं, ये तो एक बार ही करना है। आसन एक बार करें और गोलियां 3 बार, पत्तियां 3 बार लें। एक बार में एक साथ बना के रख लें जी और उसको 3 भागों में बांट के रख लें, सुबह के सुबह तोड़ लाए। और यदि आपको कड़वी लगती है, जैसे नीम नहीं खा सकते हैं, तो एक आती है गुड़मार आती है, 2-3 पत्तियां गुड़मार की खा लें तो आपको ना कड़वा लगेगा ना मीठा लगेगा, आसानी से आप खा सकते हैं। जी।